Hi friends, myself Dr. Shantanu Bhargav and you are watching Bhargav Biology classes। आज हमने चैप्टर स्टार्ट किया है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसको हम शॉर्ट में बोलेंगे MRS। पहला क्वेश्चन यहाँ से ये तैयार होता है, MRS का डेवलपमेंट किससे हुआ है? तो MRS का डेवलपमेंट हुआ है वॉल्फियन डक्ट से। मैंने शॉर्ट में लिखा है, क्वेश्चन आएगा तो आप डायरेक्ट आंसर याद कर लेना। MRS का डेवलपमेंट वॉल्फियन डक्ट से हुआ है। अब ये पूरा हमारा MRS है, ठीक है। इसको मैं दो पार्ट में पढ़ना है, पूरे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, MRS एंड FRS। तो आज मैंने स्टार्ट किया है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जब ये आपका खत्म हो जाएगा तो इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे FRS, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आइए देखते हैं। MRS को मैंने स्टार्ट कर दिया है, पहला पॉइंट आपको बता भी दिया है, ठीक है। अब इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स, मैंने कि नाम नहीं लिख रहा हूं, एक एक करके हम पढ़ते चलते हैं। तो सबसे पहले आता है अपना स्क्रोटम, ये मैंने हेडिंग डाल दी यहां पर, स्क्रोटम। स्क्रोटम क्या है और क्यों है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। स्क्रोटम एक स्किन का बैग लाइक या पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब स्क्रोटम को जो सेप्टम स्क्रोटाई है, ये जो लाइन दिख रही है ना आपको वर्टिकल, इसको बोलते हैं सेप्टम स्क्रोटाई। तो सेप्टम स्क्रोटाई डिवाइड स्क्रोटम इनटू टू स्क्रोटल सैक, यानी स्क्रोटम को सेप्टम स्क्रोटाई दो स्क्रोटल सैक में डिवाइड कर देता है, राइट और लेफ्ट, और हर एक सैक में एक एक टेस्टिज लाई करता है, ठीक। अब बात ये होती है ये क्यों होता है, तो इसका आंसर मैं आपको दूंगा। स्क्रोटम का टेम्परेचर, बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है, उससे 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है, और इतना कम टेम्परेचर स्पर्मेटोजेनेसिस करने के लिए सफिशिएंट होता है। फॉर एग्जांपल, मेरे बॉडी का टेम्परेचर कितना है, अगर आप मेरे अंदर थर्मामीटर लगाओगे तो टेम्परेचर कितना आएगा, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सोचो मेरे अगर बॉडी का 37 है तो स्क्रोटम का कितना होना चाहिए, लगभग 35-34। इतना टेम्परेचर स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए एक आइडियल टेम्परेचर है, शायद इसलिए हमें स्क्रोटम बने, ठीक है। आगे देखते हैं। स्क्रोटम इज प्रेजेंट ओनली इन मैमल्स, ये दुनिया में किसी को नहीं होता है, ना फिश को होता है, ना एम्फीबिया को होता है, ना रेप्टाइल्स को होता है, ना बर्ड्स को होता है। इट इज प्रेजेंट ओनली इन मैमल्स एक्सेप्ट एलिफेंट एंड एक्वेटिक मैमल्स। मैमल्स का यहां पर मतलब है ब्लू व्हेल, डॉल्फिन, सील, वॉलरस। क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों है कि एलिफेंट का या एक्वेटिक मैमल्स का जो स्क्रोटम है वो नहीं है। इसका काम क्या था? इसका काम था कम टेम्परेचर को मेंटेन करना, बॉडी से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड को मेंटेन करना। तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं, जिन मैमल्स का BMR कम होता है उनका टेम्परेचर भी क्या होगा, बॉडी का कम होगा, तो उनमें उस टेम्परेचर पर स्पर्मेटोजेनेसिस हो सकता है। इसलिए उनके टेस्टिज आज भी पेट के अंदर हैं, यानी उनमें स्क्रोटम नहीं है, क्योंकि उनका BMR कम है, जिसकी वजह से उनको कम टेम्परेचर अवेलेबल है। लेकिन बाकी के मैमल्स का BMR ज़्यादा होता है, जिससे उसके बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल कितना होता है, 37। इतना टेम्परेचर स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए सही नहीं है, अनुकूल नहीं है, इसलिए स्क्रोटम उस टेम्परेचर को कम मेंटेन करता है। ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और ये भी मैंने आपको बता दिया, हर एक स्क्रोटम में 2 स्क्रोटल सैक होते हैं और हर एक सैक में एक एक टेस्टिज लाई करता है। अब अगला क्वेश्चन बनता है, ये जो स्क्रोटम है ये स्किन ही है ना, बॉडी की जो स्किन होती है उसमें जो मसल्स होते हैं उसको हम बोलते हैं डर्मल मसल। तो जो स्क्रोटम की स्किन है, इसके जो डर्मल मसल्स हैं उसका नाम दे दिया मैंने ट्यूनिका डार्टोस, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। इसका फुल फॉर्म क्या है, ट्यूनिका डार्टोस, मीन्स ट्यूनिका डार्टोस इज डर्मल मसल ऑफ स्क्रोटम, सेंसिटिव टू लो टेम्परेचर। जो किसके लिए सेंसिटिव है, लो टेम्परेचर के लिए। आपने देखा होगा जब सर्दियों का टाइम होता है तो स्क्रोटम का साइज छोटा हो जाता है, सिकुड़ जाता है, गर्मियों में साइज बड़ा हो जाता है। ये किसकी वजह से होता है, ट्यूनिका डार्टोस। या आपने देखा होगा स्क्रोटम पर रिंकल्स बन जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, सिकुड़न बन जाती है। वो रिंकल्स भी कौन प्रोवाइड कर रहा है, ट्यूनिका डार्टोस। और ये नेचर में कैसा होता है, इनवॉलेंट्री, इस पर हमारा कमांड नहीं है, ये ऑटोमेटिक टेम्परेचर के अकॉर्डिंग स्क्रोटम के साइज को छोटा बड़ा कर लेता है, और उस पर जो रिंकल्स हैं वो भी इसी की वजह से हैं, ठीक है।
तो क्वेश्चन तो आपसे ये पूछा जाएगा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्क्रोटम, तो आप तो लिख देना टेम्परेचर को रेगुलेट करना, कितना करना, बॉडी से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम मेंटेन करना। तो ये हो गया आपका स्क्रोटम। आपको लगता है समझ में आ गया होगा। अब यहां पे 2 क्वेश्चन और बनते हैं। जब बच्चा मां की कोख में होता है, इन एम्ब्रियोनिक लाइफ होता है, तब उसके टेस्टिज कहां होते हैं, पेट में होते हैं, किडनी के पास में। ठीक है, ये रहे टेस्टिज, ये कहां पर है, एब्डोमेन में है, और एब्डोमेन की जो वॉल है उससे ये अटैच है यहां पर, और उस अटैचमेंट को नाम दिया मैंने मीजोरकियम। यानी जो एब्डोमिनल वॉल है उससे जो टेस्टिज अटैच हैं वो किसके थ्रू हैं, मीजोरकियम। ऑर्किड मतलब होता है टेस्टिज, ठीक है, मीजो मतलब सस्पेंशन। जब इस एम्ब्रियोनिक लाइफ का 7वां मंथ आता है, बच्चे का जन्म होता है 9वें महीने में, जब इस बच्चे का, इस एम्ब्रियो का 7वां महीना आता है, तो उस टाइम पर क्या होता है, ये जो गुबर्निकुलम टेस्टिज है ना, ये इन टेस्टिज को यहां से खींच के कहां पे लेके आ जाता है, स्क्रोटम में, यानी स्क्रोटल सैक में लेके आ जाता है थ्रो इंग्वाइनल कैनाल। यानी इंग्वाइनल कैनाल के ऊपर क्या है, पेट, एब्डोमेन, इंग्वाइनल कैनाल के नीचे क्या है, स्क्रोटम। दोनों को कनेक्ट करने वाले कैविटी का नाम है इंग्वाइनल कैनाल। मींस इंग्वाइनल कैनाल कनेक्ट एब्डोमिनल कैविटी टू स्क्रोटम। तो जो टेस्टिज पेट से, एब्डोमेन से इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू गुबर्निकुलम के द्वारा स्क्रोटम में आते हैं, इस आने को हम बोलते हैं डिसेंडिंग ऑफ टेस्टिज। सोचो, अगर ये डिसेंडिंग ऑफ टेस्टिज ना हो तो टेस्टिज कहां पर रह जाएंगे, एब्डोमेन में रह जाएंगे, और जब एब्डोमेन में रहेंगे तो वो स्पर्मेटोजेनेसिस कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे, उनमें स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगा, और ऐसे बच्चे आगे चल के मेटिंग नहीं कर सकते हैं, उनमें सीमेन का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ऐसी बीमारी को बोलते हैं हम क्रिप्ट ऑर्किडिज्म या हिडन टेस्टिज। अगर ऐसा कोई बच्चा पैदा हुआ है जिसके टेस्टिज स्क्रोटम में नहीं है, मतलब ये पाउच खाली है, तो डॉक्टर क्या करता है, ऑपरेशन करके इनको यहां से लाता है सर्जरी के थ्रू। तो हम में नॉर्मल कंडीशन क्या है, डिसेंडिंग ऑफ टेस्टिज। अब नॉर्मल कंडीशन क्या है, हिडन टेस्टिज या क्रिप्ट ऑर्किडिज्म। लेकिन एलिफेंट में तो ये पेट में ही रहते हैं हमेशा, तो एलिफेंट के लिए या एक्वेटिक मैमल्स के लिए जो क्रिप्ट ऑर्किडिज्म है वो क्या बन जाएगा, नॉर्मल कंडीशन बन जाएगा, क्योंकि उनके टेस्टिज नॉर्मली पेट में ही रहते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो लगभग अपना स्क्रोटम खत्म हो गया। ठीक, अब आगे देखते हैं। एक मसल्स ये है, इसको नाम दिया मैंने क्रीमेस्टर मसल। बाबा रामदेव कपालभाति करते हैं, देखो ऐसे। तो ये मसल्स कैसे हैं, वॉलंटरी है कि नहीं, मेरा इन पर कमांड है कि नहीं है। ये मसल्स कैसे मेरे, वॉलंटरी। जिस पर आपका कमांड है वो मसल्स कैसे होंगे, वॉलंटरी होंगे। तो यहां पर आपके जो एब्डोमेन में है उसमें मसल्स होते हैं एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल एंड इंटरनल ऑब्लिक मसल। तो जो ये जो क्रीमेस्टर मसल है, इट इज द, ये लिखा है क्रीमेस्टर मसल क्या है, एक्सटेंशन ऑफ इंटरनल ऑब्लिक मसल ऑफ एब्डोमेन। सोचो, जिस टाइम पर डिसेंडिंग ऑफ टेस्टिज हुआ होगा उसी टाइम पर ये जो इंटरनल ऑब्लिक मसल्स हैं वो भी टेस्टिज के साथ उतर के कहां पे आ गए, स्क्रोटम में, और उसका नाम मैंने क्या रख दिया, क्रीमेस्टर मसल। दे आर वॉलंटरी इन नेचर। ये नेचर में कैसे होते हैं, वॉलंटरी होते हैं। तो जब भी हम सेक्स करते हैं, मेटिंग करते हैं, तो ये टेस्टिज को ऊपर उठाने का काम करता होगा कौन, क्रीमेस्टर मसल। जबकि ट्यून का डार्टोस कैसे थे, इनवॉलंटरी, और क्रीमेस्टर मसल कैसे हैं, वॉलंटरी। समझ सकते हैं, क्योंकि एब्डोमिनल मसल्स का एक्सटेंशन है और ये मसल्स हमारे अंडर कंट्रोल में है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है ट्यूनिका वेजाइनैलिस। अब इसको समझने के लिए आपको सीलोम पे जाना पड़ेगा। सीलोम को मैं डिटेल में समझाता हूं कई बार, खास करके किंगडम एनिमेलिया में। अभी आप इमेजिन करो, यहां से यहां तक सीलोम है, ठीक है, और सीलोम में क्या भरा होता है, सीलोमिक फ्लूइड। हमारे सीलोम का नाम क्या है, पेरिटोनियल कैविटी। उसमें जो लिक्विड भरा है सीलोमिक फ्लूइड, उसका नाम क्या हो गया, पेरिटोनियल फ्लूइड। तो सोचो, जब ये डिसेंडिंग ऑफ टेस्टिज हुआ होगा तो उस समय पर हमारा सीलोम भी खिंच के आ गया। कहां से, एब्डोमेन से स्क्रोटम में, थ्रो इंग्वाइनल कैनाल। और ये ट्यूनिका वेजाइनैलिस टेस्टिज के अगले हिस्से को कवर करता है। तो ट्यूनिका वेजाइनैलिस कुछ नहीं है, इट इज द एक्सटेंशन ऑफ पेरिटोनियम। तो आज भी इसमें
इसके गैप को क्या बोलेंगे? सीलोम। उसके अंदर क्या भरा होगा? सीलोमिक फ्लूइड या पेरिटोनियल फ्लूइड। ये सिर्फ क्या करता है? शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। जब हम मेटिंग करेंगे, सेक्स करेंगे, तो आगे से ये डैमेज ना हो टेस्टिस, इसलिए ऊपर वाले ने उसको एक कवर दे दिया। कभी कभी इसमें अगर ज्यादा सीलोमिक फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है तो स्वेलिंग आ जाती है, जिससे टेस्टिस पे प्रेशर आएगा और दर्द होने लगता है। इस बीमारी को बोलते हैं हाइड्रोसील। तब डॉक्टर क्या करता है? इसका ये पानी को बाहर निकाल देगा, स्वेलिंग कम हो जाएगी और ऑटोमेटिक पेन भी सबसाइड हो जाएगा। तो ट्यूनिका वैजाइनलिस भी खत्म हो गया। अगला है अपना गुबर्निकुलम, या इसको बोलते हैं गुबर्निकुलम टेस्टिस। गुबर्निकुलम टेस्टिस का क्या काम होता है? एम्ब्रियोनिक लाइफ में ये टेस्टिस को एब्डोमेन से डिसेंड करवा के कहां पे लाता है? स्क्रोटम में या स्क्रोटल सैक में। और यहां पर डिसेंड करवाने के बाद ये इन टेस्टिस को हमेशा के लिए स्क्रोटम में फिक्स कर देता है। तो देखा जाए मीजोर्कियम और गुबर्निकुलम हमें एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर है, अब कुछ खास रोल नहीं है, पहले इन्होंने अपना काम कर दिया है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा स्क्रोटम, ट्यूनिका डार्टोस, क्रीमेस्टर मसल, ट्यूनिका वेजाइनलिस और गुबर्निकुलम। अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं बेटा टेस्टिज। तो टेस्टिज को पढ़ना है तो मैं टेस्टिज को उठा के यहां पे रखता हूं टेस्टिज को, और उसको मैं एलएस में कट कर रहा हूं। मैंने ऐसे ट्रांसवर्सली कट नहीं किया, मैंने कैसे किया? उसको लंबाई में काटा, आधे हिस्से को फेंक दिया, तो आपको अंदर से ऐसा दिखेगा। तो पहले हम जनरल पॉइंट पढ़ते हैं। टेस्टिज को लैटिन में बोलते हैं ऑर्किड। तो कभी टेस्टिज में अगर स्वेलिंग हुई तो क्या बोलेंगे? ऑर्काइटिस। टेस्टिज की आर्टरी को क्या बोलेंगे? ऑर्किड आर्टरी, ऑर्किड वेन। तो ये लैटिन नाम है, इसको आप समझ सकते हो। ठीक है, अब देखो लोकेशन कहां पर है? टेस्टिज की लोकेशन कहां पर है? स्क्रोटम के अंदर। कहां पर है? स्क्रोटम के अंदर। दूसरा पॉइंट है साइज। एनसीईआरटी में लिखा है इसका साइज 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा और 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ा है। ये थोड़ा सा आपको टफ लगेगा, तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं 5 × 2.5, यानी 5 सेंटीमीटर लंबा और 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा। ये वैल्यू आपको आसानी से याद हो जाएगी, क्योंकि 2 और 3 का एवरेज कितना आएगा? 2.5 आएगा। 3 और 2 5, 5 का एवरेज कितना आएगा? आधा, 2.5। ये 9, 9 का 4.5, तो 5 और 2.5 में ही आपको इसका साइज याद रहेगा। अगला अपना पॉइंट है अपना शेप का। तो देखो जरा टेस्टिज कैसा दिख रहा है आपको? ओवल शेप दिखता है, अंडे जैसा दिखता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है किसके होमोलोगस है? ये ओवरी के होमोलोगस है, यानी जो काम हमें टेस्टिज करता है वही काम फीमेल में कौन करेगा? ओवरी करेगा। सो कॉल्ड होमोलोगस टू ओवरी। तो ये पॉइंट आपको क्लियर है क्या? अब बाकी के जो मैं पॉइंट्स पढ़ाऊंगा वो डायग्राम में बताता जाऊंगा और वहीं पर मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा, क्योंकि हम इसके पीडीएफ फाइल में जो नोट्स है ना वो आपको सेंड कर देंगे। तो अभी आपको मेनली समझना है। तो देखो जरा, ये टेस्टिज है। ठीक है, पूरा ये डायग्राम यहां तक है, मतलब यहां तक है। यहां से आगे जब मैं आऊंगा तो इस डायग्राम को वापस मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो देखो जरा, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ टेस्टिज। आउटर मोस्ट लेयर बोलने से अच्छा है आउटर मोस्ट कवर ऑफ टेस्टिज। टेस्टिज के सबसे बाहर वाले कवर का नाम क्या है? ट्यूनिका वेजाइनलिस, जो आपने यहां पे पढ़ा था। तो मुझे आप बताइए, क्या ट्यूनिका वेजाइनलिस टेस्टिज का हिस्सा है क्या? नहीं, ये किसका हिस्सा है? एक्सटेंशन ऑफ सीलोम। लेकिन ये गलती से किसके जस्ट बाहर है? टेस्टिज के बाहर है, तो लोग इसको आउटर कवर मान लेते हैं, जबकि इसका है ही नहीं। मतलब टेस्टिज का पार्ट ट्यूनिका वेजाइनलिस है ही नहीं, ये तो सीलोम का एक्सटेंशन था। फिर भी हम यहां पे पढ़ेंगे सबसे बाहर ये है। ठीक है, तो आउटर मोस्ट कवर ऑफ टेस्टिज इज कॉल्ड ट्यूनिका वेजाइनलिस। इट इज द एक्सटेंशन ऑफ सीलोम और पेरिटोनियम विच कवर एंटीरियर पार्ट ऑफ टेस्टिज, जो टेस्टिज के अगले हिस्से को कवर करता है, क्योंकि पिछले हिस्से पे एपिडिडाइमस है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या आता है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। अगर मैं इसको हटा दूं थोड़ी देर के लिए, ट्यूनिका वेजाइनलिस को, तो आप देखोगे जो टेस्टिस की खुद की आउटर लेयर है उसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। अगर आप इसको बाहर वाली मानोगे तो फिर ये मिडिल बन जाएगा और ये इंटरनल बन जाएगा। अगर आप इसको काउंट नहीं करते हो तो टेस्टिस में 2 ही लेयर मानी जाएंगी, सबसे बाहर वाली ट्यूनिका एल्बुजिनिया, उसके अंदर वाली ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ठीक है, तो आउटर फाइब्रस लेयर ऑफ टेस्टिस, आउटर फाइब्रस लेयर ऑफ टेस्टिस इज कॉल्ड ट्यूनिका
एल्बुजिनिया मेड अप ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ट्यूनिका एल्बुजिनिया के नीचे, नेक्स्ट टू ट्यूनिका एल्बुजिनिया, देयर इज ए वेस्कुलर लेयर प्रेजेंट कॉल्ड ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ट्यूनिका एल्बुजिनिया के जस्ट नीचे एक वेस्कुलर लेयर होती है, उसका नाम क्या रख दिया मैंने, ये ट्यूनिका वेस्कुलोसा। यहां तक क्लियर है? तो 3 लेयर आपने देख लिए, आउटर कवर ट्यूनिका वेजाइनालिस, ये वाली लेयर ट्यूनिका एल्बुजिनिया, और अंदर वाली लेयर ट्यूनिका वेस्कुलोसा। यहां तक क्लियर है? अब आगे देखो, मैनी सेप्टा अराइजेस फ्रॉम ट्यूनिका एल्बुजिनिया which divides testes into 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल। अब होता क्या है, जो आपका टेस्टिकुलर एल्बुजिनिया था, इससे बहुत सारे फाइब्रस सेप्टा निकलते हैं, पार्टीशन निकलते हैं। फाइब्रस पार्टीशन क्यों निकलते हैं? क्योंकि वो खुद फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना था ना ट्यूनिका एल्बुजिनिया। तो ट्यूनिका एल्बुजिनिया से क्या होगा, ये फाइब्रस सेप्टा निकलेंगे, नाम भी लिखा है यहां पर देखो, सेप्टा। ये सेप्टा इस टेस्टिज को 200 से 300, एनसीईआरटी में लिखा है 250, एक ही बात है, 300 200 से 300 का एवरेज भी कितना आएगा, 250 ही आएगा। तो ये सेप्टिस टेस्टिस को 250 या 200 से 300 लोब में डिवाइड कर देता है। उन लोब को हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। जैसे एक लोब्यूल ये हो जाएगा, दूसरा लोब्यूल ये हो जाएगा, तीसरा लोब्यूल ये हो जाएगा, चौथा ये हो जाएगा। ऐसे लगभग कितने लोब्यूल बन जाते होंगे, लगभग 250 के आसपास बन जाते होंगे। अब देखो, हर एक लोब्यूल में, ईच लोब्यूल हैविंग 1, 2, 3 सेमनीफेरस ट्यूबुल्स। हर एक लोब्यूल में 1 से लेकर 3 सेमनीफेरस ट्यूबुल्स हो सकते हैं। किसी लोब्यूल में 1 सेमनीफेरस ट्यूबुल्स है, किसी में 2 है, किसी में 3 है, किसी में 1 है, किसी में 2 है। 1 से लेकर 3 कितने भी हो सकते हैं हर एक लोब्यूल में। ठीक है, यहां तक क्लियर है क्या? अब लोब्यूल तक मैं अगर आपको लेके आ गया तो आपको फिर पढ़ना पड़ेगा सेमनीफेरस ट्यूबुल्स। यानी मैं अंदर जाते जाते कहां तक आ गया, सेमनीफेरस ट्यूबुल्स। सेमनीफेरस ट्यूबुल्स, सेमनीफेरस ट्यूबुल्स पढ़ने के पहले मुझे आपको बताना पड़ेगा, सेमनीफेरस ट्यूबुल्स के बीच का जो स्पेस है उसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। उसमें जो टिश्यू भरा हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल टिश्यू। तो आप ध्यान से देखना, सेमनीफेरस ट्यूबुल्स के बाहर ये जो आपको दिख रहा है ना, ये सेमनीफेरस ट्यूबुल्स के अंदर नहीं है, इन बिटवीन सेमनीफेरस ट्यूबुल्स है। एक सेमनीफेरस ट्यूबुल्स ये है, दूसरी ये है, उनके बीच में है। यानी सेमनीफेरस ट्यूबुल्स के बीच में है या सेमनीफेरस ट्यूबुल्स के बाहर है, उसके अंदर नहीं है। तो इन बिटवीन सेमनीफेरस ट्यूबुल्स देयर आर सेल्स ऑफ लीडिंग या इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट। वही मैं आपको कह रहा हूं, सेमनीफेरस ट्यूबुल्स के बीच बीच में कुछ सेल्स पाए जाते हैं, उन सेल्स को हम बोलते हैं सेल्स ऑफ लीडिंग या इंटरस्टिशियल सेल्स। और ये सेल्स क्या निकालते हैं, एंड्रोजन हार्मोन, मेनली टेस्टोस्टेरोन। ये आया आपको समझ में? तो क्या निकालेंगे, टेस्टोस्टेरोन निकालेंगे। कौन निकालेंगे, सेल्स ऑफ लीडिंग या इंटरस्टिशियल सेल्स। कौन निकलवाएगा, LH। ये मैं आपको आगे आएगा तो सिलेबस जो टॉपिक आगे बढ़ता जाएगा तब मैं आपको बताऊंगा कैसे निकलवाता है। ठीक है, अब आपने सेल्स ऑफ लीडिंग पढ़ लिए, अब मैं आपको लेके आ गया सेमनीफेरस ट्यूबुल्स के ऊपर। तो सेमनीफेरस ट्यूबुल्स के बारे में बात करूं, दे आर हाईली कॉइल्ड, दे आर हाईली कॉइल्ड, ब्लाइंड एट वन एंड, ट्यूबुलर पार्ट। सेमनीफेरस ट्यूबुल्स बहुत ज्यादा कॉइल्ड होती हैं, जो अपने स्टार्टिंग एंड पर कैसे होते हैं, बंद होते हैं। ठीक है, लेकिन पिछला हिस्सा इनका क्या हो जाता है, स्ट्रेट हो जाता है, और स्ट्रेट पार्ट को बोलते हैं ट्यूबुल रेक्टाई। ये नाम मैंने लिखा नहीं है, आप चाहो तो मैं यहां पे लिख भी सकता हूं। इसको बोलते हैं TR, ये RT अलग है, ये है ट्यूबुल रेक्टाई। यानी पोस्टीरियर एंड ऑफ सेमनीफेरस ट्यूबुल्स बिकम स्ट्रेट एंड कॉल्ड ट्यूबुल रेक्टाई। आप क्लियर देख रहे हो सेमनीफेरस ट्यूबुल्स कैसे होते हैं, कॉइल्ड हैं, लेकिन इनका पिछला हिस्सा कैसा होगा, सीधा हो गया। देखो सीधा हो गया, सीधा हो गया, सीधा सीधा सीधा। उन पोस्टीरियर सीधे हिस्सों का नाम मैंने क्या रख दिया, ट्यूबुल रेक्टाई। अब इसके आगे मैं बाद में जाऊंगा, पहले मैं क्या करता हूं, एक सेमनीफेरस ट्यूबुल्स को उठाता हूं। यहां से मैंने यहां से सेमनीफेरस ट्यूबुल्स उठाया और आपके सामने सीधा कर दिया, जो ऐसे में था ना। अब आपको मुझे दिखाना तो मुझे ऐसे करके रखना पड़ेगा ना इसको। अब मैं इसको काटूंगा ऐसे, तो कौन सा सेक्शन हुआ, ये क्रॉस सेक्शन हुआ क्या नहीं हुआ, ट्रांसवर्स सेक्शन हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है,
तो मैंने एक सेमनीफेरस ट्यूबल्स को यहां से उठाया और यहां पे कट कर दिया, मतलब ये ट्यूब ऐसी लंबी होगी ऐसी। अब काटने के बाद मैं 3D की तो यहां पे नहीं बना सकता ना बोर्ड के ऊपर, तो ये आपको क्या दिख रहा है, TS ऑफ सेमनीफेरस ट्यूबल्स, यानी क्रॉस सेक्शन ऑफ सेमनीफेरस ट्यूबल्स। तो हर एक सेमनीफेरस ट्यूबल्स के अंदर दो टाइप के सेल्स होते हैं, जो कॉलम लाइक कोनिकल सेल्स हैं, इनको बोलते हैं नॉन जर्मिनल सेल्स या सर्टोली सेल्स, और दूसरे ये वाले जो सेल्स दिख रहे हैं उनको क्या बोलते हैं, जर्मिनल सेल्स। मतलब सेमनीफेरस ट्यूबल्स आर लाइंड बाय टू टाइप्स ऑफ सेल, जर्मिनल सेल्स एंड नॉन जर्मिनल सेल। जर्मिनल सेल्स कॉल्ड स्पर्मेटोगोनिया, जो आगे चल के क्या बनाएगा, स्पर्म बनाने में पार्टिसिपेट करेगा, और जो नॉन जर्मिनल सेल्स हैं उनको हम बोलेंगे सर्टोली सेल्स या नर्स सेल या सस्टेंटाकुलर सेल या स्पॉटिंग सेल या सपोर्टिंग सेल्स, बहुत सारे नाम है। मैंने सिर्फ क्या लिखा है, सर्टोली सेल, क्योंकि बोर्ड पर अभी जगह नहीं है। अब ये करते क्या है, ये काम क्या करते हैं, जो आपके सर्टोली सेल्स हैं, ये जो न्यू स्पर्म है जो टेस्टिस ने बनाए थे, जो इन जर्मिनल सेल्स ने बनाए थे, उनको नरिशमेंट देता है, न्यूट्रिशन देता है, उनको खाना देता है। तो जब ये स्पर्म बनते होंगे तो ये अपना सिर धंसा लेते हैं उसके अंदर, यानी न्यूली फॉर्म्ड स्पर्म एम्बेडेड देयर हेड इनटू सर्टोली सेल टू गेट नरिशमेंट एंड बिकम स्ट्रक्चरली मैच्योर। कहने का मतलब ये है कि जब ये जर्मिनल सेल या स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म को बनाते हैं तो ये बनते ही अपना सिर कहां पर धंसा लेते हैं, सर्टोली सेल्स के अंदर धंसा लेते हैं, और ये सर्टोली सेल इनको क्या देता है, न्यूट्रिशन देता है। तभी तो इसका एक और नाम क्या है, नर्स सेल, नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है। और जब तक इसका सिर इसमें फंसा रहेगा, ये अपनी टेल की लंबाई को बढ़ाएगा, अपनी मैच्योरिटी को बढ़ाएगा। इस मैच्योरेशन को बोलते हैं स्ट्रक्चरल मैच्योरेशन, यानी स्पर्म का स्ट्रक्चरल मैच्योरेशन कहां पे होता है या कौन करवाता है, सर्टोली सेल्स। जैसे ही ये सर्टोली सेल्स में धसे हुए स्पर्म मैच्योर हो जाते हैं तो ये वहां से डिटैच हो जाएंगे, वहां से रिलीज हो जाएंगे, वहां से हट जाएंगे। इस रिलीज को, यानी स्पर्म के सर्टोली सेल से हटने को, इस डिटैचमेंट को बोलते हैं स्पर्मिएशन। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्पर्मिएशन, डिटैचमेंट ऑफ स्पर्म फ्रॉम सर्टोली सेल इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। इसके अलावा सर्टोली सेल्स एबीपी, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन या पेप्टाइड एंड इनहिबिन हार्मोन भी निकालता है। एबीपी केमिकल या हार्मोन इनके अंदर टेस्टोस्टेरोन के कंसंट्रेशन को बढ़ाएगा, जिससे स्पर्मेटोजेनेसिस फास्ट हो सके, और जो इनहिबिन है वो गोनेडोट्रोपिन FSH और LH का अपोज करेगा, उनके निकलने को रोकेगा। ये भी हम आगे पढ़ते रहेंगे, इसलिए जैसे ही टॉपिक आगे बढ़ेगा तो मैं आपको ये सब बताता चलूंगा। तो ये आपको समझ में आ गया। और ये सबसे बाहर क्या थी, अपनी बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये हो गया अपना बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। ये जर्मिनल सेल, ये नॉन जर्मिनल सेल, ये स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ। तो मुझे लगता है आपको सेमनीफेरस ट्यूबल्स की स्ट्रक्चर भी समझ में आ गई होगी। अब वापस आ जाओ उसमें, मैं आपको यहां तक लेके आ गया था। पोस्टीरियर एंड ऑफ सेमनीफेरस ट्यूबल्स कैसे थे, स्ट्रेट, और नाम क्या दे दिया था मैंने उसको, ट्यूबुल रेक्टाई। आप इस नाम को भूल भी सकते हो, एनसीईआरटी में नहीं लिखा है। अब आप ऐसे सोचो, सेमनीफेरस ट्यूबल्स के पिछले हिस्से आपस में फ्यूज होकर एक नेटवर्क बनाते हैं, उस नेटवर्क को बोलते हैं हम रेटेटेस्टीज। तो व्हाट इज रेटेटेस्टीज? पोस्टीरियर नेटवर्क फॉर्म्ड फ्रॉम सेमनीफेरस ट्यूबल्स। सेमनीफेरस ट्यूबल्स के पिछले हिस्से आपस में मिलकर एक जाल का फॉर्मेशन करते हैं, एक नेटवर्क बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं रेटेटेस्टीज। और इस रेटेटेस्टीज से 15 से 20 क्या निकलते हैं, वासा इफ्रेंसिया। रेटेटेस्टीज गिव्स rise to 15 to 20 vasa efferentia. They are fine tubes arises from retetestes and open into epididymis. Which part of epididymis? Caput epididymis या head epididymis. मैं आपको समझाता हूं। रेटेटेस्टिस से 15 से 20 फाइन ट्यूबल्स निकलती हैं, उनको बोलते हैं वास एफरेंसिया, जो कि एपिडिडाइमस के कैपुट या हेड वाले पार्ट में ओपन होती है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना एपिडिडाइमस। यहां पर अगर आप देखोगे एपिडिडाइमस को, तो देखो मैंने ऐसे शीशे बनाया
क्योंकि 6 मीटर लंबा धागा है। तो ये कैसे होता है, धागे को आप ऐसे करते जाओ, मान के चलो ये कोई धागा है, ये कोई धागा है। अब इस धागे को आपको क्या करना है, सी शेप में कॉइल करते जाना है ऐसे ऐसे। ये टेस्टिस के पिछले हिस्से पे लगा हुआ है ऐसे, ये लगा हुआ है। 6 मीटर लंबा है ना ये, तो इसने पीछे से क्या है, थोड़ा सी शेप हो गया, देखो ऐसा सी शेप हो गया थोड़ा सा ऐसा, क्योंकि ये थोड़ा ऐसा था ना, तो ये भी ऐसा हो गया। तो यहां से इसने क्या किया, प्रोटेक्शन किया कि नहीं किया। और आगे से कौन कर रहा है, ट्यूनिका वेजाइनलिस। इसीलिए ट्यूनिका वेजाइनलिस पीछे तक नहीं गया था, क्योंकि पीछे कौन प्रोटेक्शन कर रहा है, एपिडिडाइमस। 6 मीटर लंबा है, कैसे पता करोगे आप, इसको डिकॉइल करो। समझ में आया, ठीक है। तो मैं आपको अब पढ़ा रहा हूं एपिडिडाइमस। तो देखो जरा, एपिडिडाइमस इज हाईली कॉइल्ड सी शेप स्ट्रक्चर located on the posterior surface of testes। एपिडिडाइमस हाईली कॉइल्ड 6 मीटर लंबी ट्यूबुल्स है जो सी शेप में टेस्टिज के पिछले सरफेस पर लोकेटेड रहता है। इसके 3 पार्ट होते हैं, कैपुट या हेड एपिडिडाइमस, कॉर्पस या बॉडी एपिडिडाइमस, लास्ट हो जाएगा कॉर्डा या टेल एपिडिडाइमस। ओके, अब जो एपिडिडाइमस है इसका जो लिक्विड है, जो एपिडिडमल फ्लूइड है, वो फ्लूइड क्या करता है, स्पर्म की फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी को डबल कर देता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन। सर्टोली सेल ने क्या किया था, स्ट्रक्चरल मैच्योरेशन। लेकिन स्पर्म जो काम करता है, क्या काम करता है, ओवम को फर्टिलाइज करने का, ये क्या हो गया उसका फिजियोलॉजी। तो जो इसका लिक्विड है एपिडिडाइमस का, वो स्पर्म की फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी को डबल कर देता है। ठीक है, और क्या करता है, ये 6 मीटर लंबा है, तो स्पर्म काफी लंबी रास्ते से पास होता है। तो सोचो ऊपर वाले ने इतना लंबा क्यों बनाया, इसको छोटा भी तो बना सकता था ना। इतने लंबे रास्ते से गुजरेगा, उसको नरिशमेंट भी मिलेगा, और इतने लंबे रास्ते से गुजरते वक्त उसका कैपेसिटेशन हो जाएगा, उसकी जो फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी है वो डबल हो जाएगी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है, क्या ये स्पर्म को स्टोर करता है, तो मैं बोलूंगा नो। लेकिन क्वेश्चन जब ऐसे आएगा कि ये स्टोर हाउस किसका है, तो आपको जवाब देना पड़ेगा एपिडिडाइमस इज द स्टोर हाउस ऑफ इमैच्योर स्पर्म। किसका स्टोर हाउस है ये, इमैच्योर। अगर क्वेश्चन में इमैच्योर लिखा है तभी ये टिक करना, अगर स्टोर हाउस लिखा है तो आप वास्ट डिफरेंस को टिक करना। ठीक है, तो ये मैंने आपको 3 हिस्से बता दिए, इसकी लेंथ बता दी आपको। अब क्वेश्चन ये आता है, स्पर्म कितने टाइम के लिए रुकता है इसमें, तो मैं बोलूंगा 15 दिन से लेके 1-1.25 महीने तक। बाहर आने के बाद उसका 72 घंटे ही रहेगा लाइफ स्पान। लेकिन यहां पर ये एपिडिडाइमस में स्पर्म कितना रहता है, कम से कम 15 दिन, मैक्सिमम 1-1.25 महीने से तक रहता है। क्यों रहता है, ताकि उसका फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन हो सके, वो वो ओवम को फर्टिलाइज करने के लायक बन सके। ठीक है, तो ये एपिडिडाइमस भी खत्म हो गया। कहने का मतलब ये है, अगर हम एपिडिडाइमस के पहले स्पर्म को उठाएंगे, लेंगे, तो वो ओवम को फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी डेवलप हुई नहीं है। अब ये आप यहां पे आ जाओ, टेल वाला हिस्सा आ गया ये, क्योंकि हेड किसे जोड़ा था, वास एफरेंसिया से। लास्ट पार्ट क्या है, टेल या कॉर्डा एपिडिडाइमस। आप इस डायग्राम में वापस कहां पे आ जाओ, यहां पे आ जाओ। मैं आपको यहां पे लेके आ गया, देखो यहां पर, यानी ये क्या हो गया, कॉर्डा एपिडिडाइमस है। तो कॉर्डा एपिडिडाइमस यानी एपिडिडाइमस लीड्स इनटू वास डिफरेंस। वो वास डिफरेंसिया अलग था, ये क्या है, वास डिफरेंस। तो देखो जरा, ये जब इसमें लीड होगा कौन, एपिडिडाइमस किसमें ओपन हो जाएगा, वास डिफरेंस में। और ये वास डिफरेंस इंग्वाइनल कैनाल से होते हुई पेट में धस जाएगी, देखो एब्डोमेन में, और एक लूप बनाएगी किसके ऊपर, ब्लैडर के ऊपर। यहां पर यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर एक लूप बनाएगा, लूप बनाते हुए यहां तक आएगा, और यहां पर ब्लैडर के पीछे कौन सी ग्लैंड है, सेमिनल वेजाइकल, इसकी डक्ट के साथ ये हो जाएगा सेमिनल डक्ट। तो सेमिनल डक्ट और वास डिफरेंस मिलके बनाएंगे इतना सा हिस्सा, इसको बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। अब जो इजैकुलेटरी डक्ट है,
ये किस में ओपन हो जाएगा, यूरेथ्रा में, ये यूरेथ्रा में, और ये यहाँ तक आ जाएगा। तो ये आपको ये रास्ता समझ में आया। तो ये वास्ट डिफरेंस है। अब वास्ट डिफरेंस की अगर मैं बात करूंगा तो लंबाई कितनी होती है, 18 इंच या 40 सेंटीमीटर। किससे स्टार्ट हुआ, स्टार्ट फ्रॉम epididymis and fuse with seminal duct to form ejaculatory duct. What is the function of vast difference? Vast difference का काम होता है, ये है स्टोर हाउस ऑफ स्पर्म, या करेक्ट आंसर है स्टोर हाउस ऑफ मैच्योर स्पर्म। इसी को कट करना क्या कहलाता है, वैसेक्टोमी। तो वैसेक्टोमी हम कहां पे करते हैं, एब्डोमिनल कैविटी में, जहां पे बेल्ट लगाते हैं ना, उस जगह पर करते हैं, क्योंकि यही वास्ट डिफरेंस अब स्क्रोटम के अंदर नहीं है, ये पेट में चला गया, तो हम यहां पे कट लगा सकते हैं, यहां पे कट लगा सकते हैं। इसी को कट करना, इसी की नोडिंग करना क्या कहलाता है, वैसेक्टोमी, पोरस नसबंदी इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो यहां तक आ गया। अब आगे ये कुछ ग्लैंड्स हैं, इनको पढ़ते हैं हम एक एक करके। तो पहले आया सेमिनल वेजाइकल, दे आर वन पेयर। अब आपको क्रॉस एंगल से, सॉरी लेटरल एंगल से एक ही दिखेगा, एक उसके इस तरफ होगा। अगर मैं इस डायग्राम को सीधा कर दूंगा तो एक ग्लैंड यहां होगा, एक उसके उस तरफ होगा, लेकिन लेटरल व्यू से आपको केवल एक ही दिखेगा। तो दे आर सेमिनल वेजाइकल्स आर वन पेयर ग्लैंडुलर पार्ट या ग्लैंड्स। और ये जो ग्लैंड्स हैं सेमिनल वेजाइकल, ये सीमेन का 60% पार्ट बनाते हैं। कितना पार्ट बनाते हैं, 60% पार्ट बनाते हैं। अगर मैं इसकी कंपोजिशन की बात करूं तो देखो जरा आप, ये जो सेमिनल वेजाइकल है ये क्या बनाएगा, सेमिनल वेजाइकल क्या बनाएगा, 60% पार्ट ऑफ टोटल सीमेन। अगर मैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करूंगा, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी इसकी, विस्कस। और केमिकल प्रॉपर्टी की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, एल्कलाइन। ठीक है, अब इसमें क्या क्या है, मेन चीज होती है फ्रक्टोज, यानी फ्रक्टोज इज द मेन कंटेंट ऑफ सेमिनल वेजाइकल। इसके अलावा फाइब्रिनोजन भी होता है, एक्सेट्रा, ये सारी चीजें होती हैं। आप फ्रक्टोज को अंडरलाइन कर सकते हो। और ये सीमेन का 60% पार्ट का फॉर्म करेगा, यानी मैक्सिमम पार्ट का फॉर्म करेगा। अब सोचो जरा, फ्रक्टोज आपके बॉडी में कहीं और है क्या, नहीं है, सिर्फ ग्लूकोज है। फ्रक्टोज आपकी बॉडी में कहीं नहीं है, कहां पर है, सिर्फ सेमिनल वेजाइकल के लिक्विड में है, यानी सेमिनल फ्लूइड में है। तो सोचो, अगर किसी का रेप हुआ है और रेप की जांच करनी है, किसी लड़की ने किसी पे इल्जाम लगाया इसने मेरा रेप किया है, तो उसकी वेजिना के अंदर अगर फ्रक्टोज मिलेगा तो ये इस बात की पुष्टि करता है कि उस फीमेल का रेप हुआ है, क्योंकि फ्रक्टोज अगर मिलता है तो वो कहां से आया होगा, सेमिनल वेजाइकल से। सो प्रेजेंस ऑफ फ्रक्टोज इन द FGT फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट प्रोवाइड ए फॉरेंसिक टेस्ट फॉर रेप। इसको भी समझ सकते हैं, फ्रक्टोज क्यों होता है, ये जो स्पर्म है ना उसको नरिशमेंट देगा, खाना देता होगा, इसलिए यहां पे ये होता है। तो ये हो गया आपका सेमिनल वेजाइकल खत्म। उसके बाद आता है एक और ग्लैंड है, ये इसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। जो पी लिखा है ये है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड यूरिनरी ब्लैडर के नीचे, प्रोस्टेट ग्लैंड यूरिनरी ब्लैडर के नीचे एजैकुलेटरी डक्ट और प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा के जंक्शन पर होता है। इसका शेप कैसा होता है, चेस्ट नट जैसा होता है। कई बुक्स में लिखा रहता है कैस्यू नट, काजू जैसा होता है, बट करेक्ट आंसर मैं तो बोलूंगा चेस्ट नट लाइक, लोकेटेड बिलो ब्लैडर एट द जंक्शन ऑफ यूरेथ्रा एंड एजैकुलेटरी डक्ट। तो इसको भी आप समझने की कोशिश करो जरा। ये था सेमिनल वेजाइकल का कंपोजिशन और उसके बारे में जो पॉइंट्स थे। अब मैं आपको बता रहा हूं प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है। प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड सीमेन के 20 से लेके 25% पार्ट का फॉर्मेशन कौन करता है, प्रोस्टेट ग्लैंड। और इस प्रोस्टेट ग्लैंड की भी हम बात करेंगे तो फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी हो जाएगी इसकी, मिल्की, यानी जो सीमेन दूध जैसा दिखता है, मिल्क कलर का दिखता है, ये मिल्की कलर का की वजह से है
प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रेशन से है। और ये मिल्की कलर कैसे आएगा? कैल्शियम की वजह से। तो एनसीईआरटी में लिखा है कैल्शियम होता है, फाइब्रिनोजन होता है, ये होता है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कैल्शियम एक्चुअली कहाँ से निकलेगा, ठीक है। मैं आपको एक चीज बताना और भूल गया था, सेमिनल वेजाइकल के लिक्विड में प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी होते हैं, ठीक है। इसमें भी रहते हैं, उसमें रहते हैं। अगर क्वेश्चन आ गया और दोनों ऑप्शन है तो आप सेमिनल वेजाइकल ही टिक करना, उसमें प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं जो एफजीटी की मोटिलिटी को बढ़ाएगा आगे चल के आफ्टर इंसेमिनेशन। तो फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी है इसकी? मिल्की। केमिकल प्रॉपर्टी कैसी है इसकी? एसिडिक। अब बच्चे यहां पर कंफ्यूज होते हैं, सर सीमेन का पीएच तो 7.4 होता है, ब्लड के इक्वल होता है, तो आपने एसिडिक क्यों लिखा? मेरा यहां पर एसिडिक लिखने का मतलब यह है कि इसमें होता है साइट्रिक एसिड। तो साइट्रिक एसिड इसके पीएच को 7.4 से कुछ कम कर देता होगा, लेकिन ज्यादा मात्रा किसकी है? सेमिनल लिक्विड की है 60%, तो एवरेज कितना आ जाएगा? 7.4। यानी ये भी बेसिक ही होता है। मान के चलो 7.4 टोटल है, इसने कितना मेंटेन किया? 7.3। तो 7.3 भी क्या है? एल्कलाइन है कि नहीं? लेकिन आप इससे कंपेयर करोगे तो इसके कंपैरिजन में ये स्लाइटली एसिडिक हुआ कि नहीं हुआ? इस सेंस में मैं एसिडिक लिख रहा हूं क्योंकि बुक्स में आपको टिक यही करना पड़ेगा, प्रोस्टेट सिक्रेशन भी एल्कलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? साइट्रिक एसिड होता है। क्या होता है? साइट्रिक एसिड। ये साइट्रिक एसिड क्या काम करता है? ये साइट्रिक एसिड स्पर्म की मोटिलिटी को बढ़ाता है। क्या करता है? स्पर्म की मोटिलिटी को बढ़ाता है। इसके अलावा इसमें एक केमिकल और होता है जो एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, स्पर्मिन। इट इज ए नाइट्रोजनस सब्सटेंस विच प्रेजेंट ओनली इन प्रोस्टेटिक सिक्रेशन। तो जब हम कोई रेप करता होगा तो उस फीमेल के एफजीटी में स्पर्मिन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो ये भी एक बन सकता है, प्रेजेंस ऑफ स्पर्मिन इन द एफजीटी ऑफ फीमेल इंडिकेटिंग फॉरेंसिक टेस्ट फॉर रेप। लेकिन आप फ्रक्टोज वाले को अंडरलाइन करके रखना क्योंकि वो एनसीईआरटी में लिखा है, उसके पूछने के ज्यादा चांसेस रहते हैं कि फ्रक्टोज की अगर प्रेजेंस है किसी फीमेल के अंदर तो उसका रेप अटेम्प्ट हुआ है। तो ये था अपना प्रोस्टेट ग्लैंड। तो आप देखोगे प्रोस्टेट ग्लैंड ने 20 से 25% पार्ट बनाया और मिल्की अपीयरेंस दिया, और जो सेमिनल वेजाइकल है उसने 60% पार्ट बनाया और उसको विस्कोसिटी दी, गाढ़ापन दिया, क्योंकि उसमें क्या थे? फाइब्रिनोजन थे जो एनसीईआरटी में लिखा है, वो उसको गाढ़ा कर देते हैं, ठीक। इसमें मेन कंटेंट क्या था? सेमिनल में फ्रक्टोज, प्रोस्टेट में क्या है? साइट्रिक एसिड। इन दो को याद रखना आप। दोनों ने मिलकर लगभग 90% के आसपास बना दिया, 85% के आसपास फॉर्म कर दिया। उसके बाद आता है अब ये बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, या इसको हम बोलते हैं काउपर्स ग्लैंड। क्या बोलते हैं? काउपर ग्लैंड्स। एक ही मतलब है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड या काउपर्स ग्लैंड। नाम को ध्यान से सोचो। बल्बो मतलब बल्ब, यूरेथ्रल मतलब यूरेथ्रा से। तो देखो जहां पर पेनिस का बेस होता है वहां पर मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा से वन पेयर मटर के दाने जैसे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर निकले रहते हैं। इसको हम बोलते हैं बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। इसका जो सिक्रेशन है वो क्या करता है? जो यूरेथ्रा की एसिडिटी है उसको न्यूट्रल करता है, और इसका जो लिक्विड है वो जब हमको सेक्सुअल एक्साइटेशन होता है तो उस समय जो लिक्विड निकलता है जो ग्लांस को लुब्रिकेट करता है, वो भी कौन सा फ्लूइड रहता है? इसी का काउपर सिक्रेशन रहता है वो भी। तो दो काम करेगा, लुब्रिकेट्स टू ग्लांस जिससे मेटिंग आसान हो सके। दूसरा क्या करेगा? जो एसिडिक यूरेथ्रा है उसको न्यूट्रलाइज करेगा, एल्कलाइन करेगा, ताकि स्पर्म जिंदा रह सकें। तो ये किसका काम था? अपना काउपर्स ग्लैंड का। अब हम बात करते हैं यूरेथ्रा की। तो यूरेथ्रा की जो लंबाई हम में वो टोटल कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। अगर मैं बात करूंगा यूरेथ्रा की तो टोटल लंबाई कितनी है? 20 सेंटीमीटर। 3 टाइप का हो जाएगा ये, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, दूसरा हो जाएगा मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, तीसरा हो जाएगा पीनाइल यूरेथ्रा। अब जो जितना हिस्सा प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर लाई करता है यूरेथ्रा का, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 1 से 2 सेंटीमीटर। और जो मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा है ये नेकेड है। देखो बेटा, पेनिस से लेके यहां तक ये किसी से कवर्ड है क्या? तो जो एक्सपोज पार्ट ऑफ यूरेथ्रा है उसको हम बोलते हैं मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। और ये कितना होता है? 2 से 3 सेंटीमीटर। और यूरेथ्रा का जितना हिस्सा पेनिस के अंदर लाई करता है उसको हम बोलेंगे पीनाइल
यूरेथ्रा, इसकी लंबाई होती है बेटा 15 सेंटीमीटर, तो टोटल कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। जो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा है ये सिर्फ यूरिन को कैरी करेगा, लेकिन उसके आगे का यानी मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा और पीना यूरेथ्रा ये दोनों को करेगा, यूरिन को भी करेगा और यहाँ से जो सीमेन आएगा उसको भी कैरी करेगा। ठीक है, जब कभी प्रोस्टेट ग्लैंड में स्वेलिंग होती है तो वो कोलैप्स हो जाता है, कौन, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, जिससे क्या हो जाता है पेशेंट का यूरिन रिटेंशन, यूरिन रुक जाता है, तब इसका ऑपरेशन करना पड़ता है, इसका प्रोस्टेट ग्लैंड का। इसके बाद आता है अपना लास्ट है ये पेनिस। तो पेनिस क्या है, अगर मैं पेनिस के बारे में बात करूं तो पेनिस सब लोगों ने देखा है ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया में भी आता है। ठीक है, क्योंकि मेल का हमको जो पार्ट दिख रहा है बाहर से, जो एक्सपोज्ड पार्ट है वो क्या है, पेनिस है। तो पेनिस के बारे में बात करता हूं। पेनिस क्या है, पेनिस इज elongated cylindrical structure, elongated cylindrical male copulatory organ। ठीक है, इसी से सेक्स होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन। अगर मैं इसको कट करके देखूं यहाँ पर, तो इसके अगर मैंने यहाँ से पेनिस को लिया और उसको मैंने कट कर दिया, तो ये उसका डॉर्सल पार्ट है, ये वेंट्रल पार्ट है। डॉर्सल पार्ट में दो बंडल होते हैं जिसको हम बोलते हैं कॉर्पोरा कैवर्नोसा एंड कॉर्पोरा कैवर्नोसा, दो बंडल होगा ये। और नीचे कौन सा है, कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम। मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखो जरा, ऐसे तीन बंडल हैं ये। तो ये पेनिस है, पेनिस को अगर आपने यहाँ से कट किया तो आपको तीन बंडल दिखेंगे, नहीं ये लंबा होता है ना पेनिस ऐसे, तो तीन बंडल है ये। ऊपर दो है, इसको हम बोलते हैं कॉर्पोरा कैवर्नोसा। नीचे का जो एक बंडल है उसको बोलते हैं कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम। इसी से स्पॉन्जी यूरेथ्रा पास होती है। अगर आप पेनिस को नीचे से देखोगे तो उसमें एक ब्लैक लाइन दिखती है, उसको आप दबा भी सकते हो। वो कौन सा पार्ट है, यूरेथ्रा। उसको आप दबाओगे तो आपका यूरिन बाहर पास नहीं होगा। अब ये बंडल्स होते क्यों हैं, नॉर्मली पेनिस कैसा होता है, लूज होता है, लेकिन जब भी हमको सेक्सुअल एक्साइटेशन आता है तो इन्हीं साइनस में, इन्हीं कॉर्पोरा कैवर्नोसा में ब्लड का फ्लो होता है, जिससे पेनिस कैसा हो जाता है, इरेक्ट, स्टिफ, हार्ड, ताकि वो फीमेल के वेजिना को पेनिट्रेट कर सके, ताकि मेल सेक्स को आसानी से कर सके, इसलिए होते हैं। तो नॉर्मली पेनिस कैसा रहेगा, लूज रहेगा, लेकिन ड्यूरिंग एक्साइटेशन इसमें ब्लड फ्लो बढ़ेगा, जो पेनिस को इरेक्ट और हार्ड और स्टिफ बना देंगे। अगर किसी इंसान का पेनिस प्रॉपरली इरेक्ट नहीं हो पा रहा है, हार्ड नहीं हो पा रहा है, स्टिफ नहीं हो पा रहा है, मतलब लूज रह रहा है, तो वो फीमेल पार्टनर को सेक्सुअली सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। इस बीमारी को हम बोलते हैं इम्पोटेंसी, नपुंसकता। यानी ये बच्चा तो पैदा कर सकता है लेकिन सेक्सुअली सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि पेनिस लूज रहेगा तो वेजिना को अच्छे से पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। अब आप देखना जरा, तीन बंडल थे, जो नीचे का बंडल है कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम। सोचो ये कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम है, नीचे वाला ये, दो ऊपर वाले, ये एक नीचे वाला है। यही कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम आगे आके क्या बन जाएगा, ग्लांस बन जाएगा ये, यानी एंटीरियर कोनिकल स्पॉन्जी पार्ट ऑफ पेनिस इज कॉल्ड ग्लांस पेनिस। इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम, या इट इज द एक्सटेंशन ऑफ कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम। इसलिए आप ध्यान देना, जो ग्लांस पेनिस पार्ट है, पेनिस का अगला हिस्सा है, वो भी स्पॉन्जी रहता है। ठीक है, क्योंकि वो कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम का ही मॉडिफिकेशन है। तो एंटीरियर एनलार्जमेंट कोनिकल पार्ट इज कॉल्ड ग्लांस पेनिस, एक्सटेंशन ऑफ या मॉडिफिकेशन ऑफ कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम। अब इस ग्लांस पेनिस के बीच में जो यूरेथ्रा की ओपनिंग है, इसको हम बोलते हैं यूरेथ्रल मीटस या यूरेथ्रल ओपनिंग। सेक्स करते समय इसी से सीमेन पास आउट होता है, और यूरिन जाते समय, यूरिनेशन करते समय इसी से यूरिन भी पास होता है। ठीक है, अब जो ग्लांस पेनिस है इसके ऊपर स्किन चढ़ी रहती है, और ये स्किन कैसी होती है, रिट्रैक्टेबल, यानी उसको आगे पीछे किया जा सकता है। अगर आप इस स्किन को पीछे करोगे तो क्या एक्सपोज हो जाएगा, ग्लांस। जब हम सेक्स करते हैं तो ये स्किन पीछे चला जाता है, जिससे ग्लांस क्या हो जाता है, एक्सपोज, क्योंकि स्किन कैसा है, रिट्रैक्टेबल है ये। मुसलमानों में, इस्लाम में इसी स्किन को कट करना क्या कहलाता है, खतना, सरकमसीजन। तो आप जो भी इस्लामिक मेल होंगे उनका ग्लांस हमेशा कैसा होगा, एक्सपोज्ड होगा, क्योंकि बाकी कम्युनिटी में क्या होगा, ये जो ग्लांस है वो किससे कवर्ड होगा, फोर स्किन से या प्रीप्यूस से। हम उसको पीछे ले जा सकते हैं तब ग्लांस बाहर आएगा।
और मोमेडियन में क्या होता है, इसको कट कर दिया तो उनका ग्लांस हमेशा कैसा रहेगा, एक्सपोज्ड ही रहेगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं खतना या सर्कमसीजन। ठीक है, तो ये पेनिस भी हो गया। मुझे लगता है आपको थोड़ा सा फास्ट रहा, लेकिन मैंने आपको पूरा एमआरएस पढ़ा दिया। अब इसमें लास्ट में बचता है इसका सीमेन। सीमेन की बात और करते हैं हम, 5 मिनट में ये खत्म हो जाएगा। सबसे पहले सीमेन क्या है? सीमेन क्या है? सीमेन इज कलेक्टिव ऑफ टेस्टिज, एपिडिडाइमिस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपर ग्लैंड, इन सब का जो कलेक्टिव फॉर्म है उसको हम बोलते हैं सीमेन। अगर आप सीमेन की क्वांटिटी की बात करोगे, अमाउंट की बात करोगे, तो अमाउंट कितना निकलता है? एक बार में निकलता है 3 ml। कई बुक्स में लिखा होता है 2 से 4 ml। 2 से 4 ml का एवरेज भी कितना आ जाएगा? 3 ml पर इजैकुलेशन। एक बार सेक्स करने में सीमेन कितना निकलता है? 3 ml। और अगर आप इसमें स्पर्म काउंट पढ़ोगे, स्पर्म का नंबर कितना होता है, स्पर्म काउंट, तो मैं आपको बता रहा हूं 100 मिलियन पर ml, यानी 1 मिलियन सीमेन में 1 ml सीमेन में 100 मिलियन स्पर्म होते हैं। तो बताओ 3 ml में कितने होंगे? टोटल 300 मिलियन होंगे क्या नहीं होंगे? तो एक बार में हम 300 मिलियन स्पर्म फीमेल के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे, इजैकुलेट करेंगे, जिसमें से कोई एक स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज करेगा, वो आगे चल के बच्चा बनेगा। 300 मिलियन में से कोई एक कितना लकी है, वो हम फर्टिलाइजेशन में पढ़ेंगे। अगर स्पर्म का नंबर ईच ml में 100 मिलियन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो टोटल कितने होगा? 300 मिलियन। अगर हर एक ml में स्पर्म की संख्या 20 मिलियन से कम हो जाए तो ये मेल फीमेल को प्रेग्नेंट नहीं कर पाएगा। इस कम नंबर को हम बोलते हैं ओलिगोस्पर्मिया। क्या बोलते हैं? ओलिगोस्पर्मिया। नॉर्मली हमारे सीमेन में 1 ml में 100 मिलियन होना चाहिए, टोटल 3 ml निकालते हैं तो कितना होना चाहिए? 300 मिलियन होना चाहिए। तो अगर हर एक ml में जो 100 मिलियन होना चाहिए थे, अगर ये 20 मिलियन से कम हो जाते हैं तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं ओलिगोस्पर्मिया, और ये फीमेल को प्रेग्नेंट नहीं कर पाएगा। अगर स्पर्म बने ही नहीं तो उसको हम बोलेंगे एस्पर्मिया। और अगर किसी पेशेंट का वेसेक्टोमी कर दो, देखो यहां पे मैंने कट कर दिया, तो इसमें स्पर्म जा पाएंगे? इससे आगे कट करने के बाद बोलो जा पाएंगे क्या? नहीं जा पाएंगे। लेकिन ये वाला लिक्विड तो निकलेगा ना, सेमिनल का, प्रोस्टेट का, काउपर्स का, इनका तो हिस्सा निकलेगा ना, सीमेन तो निकलेगा। बट उस सीमेन में स्पर्म होंगे क्या? जब सीमेन विदाउट स्पर्म होता है उसको हम बोलते हैं एजूस्पर्मिया। जगह कम है मेरे पास, एडजस्ट कर लीजिए प्लीज, मेरे पास जगह बहुत कम है अभी। एजूस्पर्मिया क्या है? सीमेन विदाउट स्पर्म, यानी वैसेक्टोमी की कंडीशन में क्या मेल सेक्स कर सकता है? हाँ कर सकता है, लेकिन उसके सीमेन में क्या नहीं होगा? स्पर्म नहीं होंगे, जिससे फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होगी। इसको बोलते हैं पुरुष नसबंदी, बोलते हैं वैसेक्टोमी को। ठीक है, एक और कंडीशन है एस्थेनोस्पर्मिया। एस्थेनोस्पर्मिया, इसमें क्या हो जाता है, जो स्पर्म है उनकी मोटिलिटी कम हो जाती है। तो जब मोटल स्पर्म की कमी रहेगी तो अल्टीमेटली फर्टिलाइज करने में वो कैपेबल नहीं होंगे। तो 2-3 टर्म्स मैंने आपको बता दिए, ये क्वेश्चन आते रहते हैं। अमाउंट का आता है, अब आता है पीएच। अगर मैं सीएमएन के पीएच की बात करूं तो कितना होता है? ब्लड के इक्वल कर देना, 7.4 कर देना। ठीक है, अमाउंट हो गया, काउंट हो गया, कुछ जो टर्म्स हैं वो भी हो गए। मुझे लगता है अपना ये खत्म हो गया। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? स्क्रोटम, ट्यूनिका डार्टोस, क्रीमेस्टर मसल, ट्यूनिका वेजाइनलिस, टेस्टिज को यहाँ पे पढ़ा, टेस्टिज की कवरिंग पढ़ी। सबसे पहले ट्यूनिका वेजाइनलिस, फिर ट्यूनिका एल्बुजिनिया, फिर ट्यूनिका वेस्कुलोसा, सेप्टा, लोब्यूल, सेमनीफेरस ट्यूबुल्स, बीच बीच में सेल्स ऑफ लीडिंग। उनके पिछले हिस्से क्या बनाएंगे? रेटेटेस्टिज से क्या बनेगा? वास एफ्रेंसिया किस में ओपन हो जाएगा? एपिडिडाइमस में। एपिडिडाइमस किस में ओपन हो जाएगा? वास डिफरेंस में। वास डिफरेंस किससे फ्यूज हो जाएगा? सेमिनल डक्ट से हो जाएगा। क्या बना देगा? एजैकुलेटरी डक्ट प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा से मिलकर क्या बना देगा? मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। इससे फिर क्या निकलेगा? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, और ये इसके आगे
पेनिस में एंटर कर जाएगा यूरेथ्रा, उसको बोलेंगे पीनाइल यूरेथ्रा, ठीक है। और ये इसकी ओपनिंग को बोलेंगे यूरेथ्रल मीटस, और पेनिस का जो अगला फूला हुआ हिस्सा उसको बोलते हैं ग्लांस, उस पर जो रिट्रैक्टेबल स्किन का कवर है उसको हम बोलते हैं फोर स्किन। तो ये बहुत सारे टर्म्स थे इसमें। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। इसके पास में जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस कीजिए ताकि ऐसे ही मजेदार वीडियो आप तक लगातार पहुंच सकें। थैंक यू।